जैव ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे बीओडी कहते हैं का जिसका सही अर्थ क्या है। बीओडी का सही अर्थ है आपका जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ओके, आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को ही कहते हैं जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल अपघटन हेतु ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं बीओडी। सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिस कहते हैं, इसका सूचक कौन सा है। ये सबसे देखिए बीओडी से अच्छा सीओडी माना जाता है। ओके, अब क्यों माना जाता है, क्योंकि जल में उपस्थित जो कार्बन होती है, कार्बनिक पदार्थ घुलनशील होती है, अघुलनशील के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जल में जो उपस्थित होती है कुल कार्बनिक पदार्थ घुलनशील एवं अघुलनशील होती है कि ऑक्सीजन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन को कहते हैं केंद्रीय यानी सीबीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 को हुआ था। ओके, क्यों किया गया था इसे? क्योंकि यह वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से संबंधित है। ओके, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से संबंधित है। ओके, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसे सीपीसीबी कहते हैं, किस मंत्रालय के फील्ड संगठक के रूप में कार्य करता है? तो किसके अंतर्गत में कार्य करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। ओके, सीपीसीबी जो है किस मंत्रालय के फील्ड संगठन के रूप में कार्य करता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ओके, इस मंत्रालय के अंतर्गत में कार्य करेगा। वायु गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने का कार्य कौन सा संगठन करता है? वायु का क्वालिटी मापने का सीपीसीबी करेगा। ओके, वायु गुणवत्ता का मापन कौन करेगा? सीपीसीबी ही करेगा, सीपीसीबी। और जल में घुली हुई ऑक्सीजन जिसे डीजल ऑक्सीजन कहते हैं 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को क्या कहा जाता है? प्रदूषित जल कहा जाता है। 8 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से कम जाए ऑक्सीजन का मात्रा तो समझिए ये प्रदूषित जल है। ओके, जहाँ जैव ऑक्सीजन मांग जिसे बीओडी कहते हैं अधिक होती है वहाँ घुली ऑक्सीजन यानी डीजल ऑक्सीजन का स्तर सामान्यतः कैसा होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होगा। बीओडी का अधिक होती है वहाँ घुली हुई ऑक्सीजन यानी डीजल ऑक्सीजन का सामान्यतः कैसा होता है? यानी ऑक्सीजन कम घुला हुआ है यानी बीओडी ऑक्सीजन का मांग अधिक है यानी इसका मतलब है डीजल ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है कि कम है? कम है। ओके, जल प्रदूषण का मात्रा का आकलन सामान्यतः किसके माध्यम से किया जाता है? तो बीओडी के जरिए किया जाता है। ओके, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी के जरिए किया जाता है।
जल प्रदूषण की मात्रा का आकलन किसके माध्यम से किया जाता है? तो BAOD के जरिए किया जाता है। ओके। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किस मापदंड को मापा जाता है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ओके। COD का मान सामान्यतः BOD की तुलना में कैसा होता है? तो कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है। COD का मान सामान्यतः जैव यानी BOD की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। COD का मान सामान्यतः BOD की तुलना में अधिक होता है। ओके। जल प्रदूषण के मापन के लिए BOD की तुलना में किसे बेहतर विकल्प माना जाता है? तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को BOD की तुलना में बेहतर माना जाता है। COD को माना जाता है। ओके। अत्यधिक प्रदूषित जल का BOD का मान कितना होगा? 17 ppm या उससे अधिक होगा। 17 ppm या उससे अधिक हो जाएगा। प्रदूषित जल में सर्वाधिक संभाव्य संख्या जिसे MPN कहते हैं का स्तर सामान्यतः कैसा होता है? तो प्रदूषित जल में MPN का मान उच्च होता है। क्या होगा? उच्च होगा। प्रदूषित जल में MPN का संख्या कितना होगा? उच्च होगा। MPN का संख्या क्या होगा? उच्च होगा। प्रदूषित जल में, शुद्ध जल में नहीं बल्कि प्रदूषित जल में MPN का मान उच्च होगा। और भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, यूरेनियम है। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये भूमिगत जल प्रदूषण के सर्वाधिक पाए जाते हैं भूमिगत जल में। भूमिगत जल प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम ये भूमिगत जल प्रदूषक कहलाते हैं। ओके। प्रदूषित जो जल रहेगा उसमें MPN का मान अधिक रहेगा। ओके। इक्वलाई जीवाणु बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये मल जल जो अपशिष्ट प्रदूषक होते हैं ना जल, उसमें इक्वलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी निर्धारित है? आर्सेनिक का कितना मात्रा होना चाहिए पीने योग्य वाटर में? 0.05 होना चाहिए। 0.05 होता है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होती है? 0.0 मिलीग्राम पर लीटर। ओके। 10 नहीं बल्कि 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में किस तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो आर्सेनिक की पाई जाती है। ठीक है। गंगा नदी के जितने भी तटीय क्षेत्र है उसमें भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है और आर्सेनिक की मात्रा 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के किन जिलों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक से अधिक पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के किन जिलों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक से अधिक पाई जाती है? तो मानक से अधिक पाई जाएगी मुर्शिदाबाद में, नदिया में, उत्तरी 24 परगना में एवं दक्षिण 24 परगना में पाई जाती है। मुर्शिदाबाद, नदिया में, उत्तरी 24 परगना में
एवं दक्षिणी 24 परगना में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के किन जिलों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक से अधिक पाई जाती है? ओके, जबकि आर्सेनिक की मात्रा 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए पर लीटर मिलीग्राम के हिसाब से, ग्राम है, ठीक है। आर्सेनिक सॉलिड पदार्थ ना होता है, इसीलिए ग्राम में पर लीटर के हिसाब से देखना। तो ये आर्सेनिक सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद में, नदिया में, 24 परगना क्षेत्र में एवं दक्षिणी 24 परगना क्षेत्र में, उत्तरी या दक्षिणी दोनों वाला में पाया जाता है। भारत के किन राज्यों में अंडरग्राउंड वाटर आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो अंडरग्राउंड जो वाटर होती है वो आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक इफेक्टिव होती है। कौन? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर एवं छत्तीसगढ़ ये होती है। भारत के किन राज्यों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक इफेक्टिव होती है? तो पश्चिम बंगाल भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, ठीक है। यानी जो बंगाल से अलग हुआ था क्षेत्र वो, ओके, उड़ीसा छोड़ करके। उत्तर प्रदेश भी है, असम भी है, मणिपुर भी है और छत्तीसगढ़ भी है। ये जल प्रदूषण आर्सेनिक के प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित होता है। और पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सबसे पहले कब आया था? 1983 में आया था। ओके, गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य दामोदर नदी का लगभग कितना भाग जैविक मरुस्थल बन गया है? 300 किलोमीटर तक बन गया। गिरिडीह या दुर्गापुर के मध्य जो दामोदर नदी है उसका लगभग कितना भाग बायो मरुस्थल बन गया, बायो डेजर्ट बन गया, जैविक मरुस्थल बन गया है। कौन? 300 किलोमीटर तक बन गया है। कहाँ से कहाँ तक? गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच दामोदर नदी के लगभग कितना भाग? तो दामोदर नदी का लगभग 300 किलोमीटर भाग क्या बन गया? जैविक मरुस्थल। ओके, कोयला खदान औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से प्रभावित होने वाला नदी देश की अति प्रदूषित नदियों में कौन है? दामोदर नदी है या गोदावरी? दामोदर नदी है। ओके, बंगाल वाला। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस तत्व से होता है? चमड़ा उद्योग से होता है। औद्योगिक मलबे में इंडस्ट्रियल अगर पॉल्यूटेंट का बात किया जाए तो किस केमिकल की वजह से अत्यधिक प्रदूषण फैलता है? तो चमड़ा उद्योग से अत्यधिक फैलता है, ठीक है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग से प्रभावित होता है? तो चमड़ा उद्योग से। जल में फ्लोराइड आयन दांतों के इनामेल में उपस्थित हाइड्रोक्सी एपेटाइट को किस यौगिक में परिवर्तित कर देता है? फ्लोरोएपेटाइट में बदल देता है। किस में बदल देता है? फ्लोरोएपेटाइट में बदल देता है। जल में फ्लोराइड आयन दांतों के इनामेल में उपस्थित हाइड्रोक्सी एपेटाइट को किस यौगिक में परिवर्तित कर देता है? तो फ्लोरोएपेटाइट के रूप में कर देता है। फिर है, जल में फ्लोराइड आयनों की 2 ppm से अधिक सांद्रता का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या होता है? दांतों में भूरे धब्बे या मोटलिंग उत्पन्न हो जाता है। ओके, दांतों में जो भूरा धब्बा आपको दिखाई पड़ता है लोगों का या फिर मोटलिंग जो उत्पन्न हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो जल में फ्लोराइड आयन जो होती है ना, इसकी 2 ppm से अधिक होता है सांद्रता, तब दांत में
जो आपको दांतों में भूरे धब्बे दिखाई पड़ते हैं ना, इस कारण से होता है। 2 ppm से अधिक होता है। ओके, फ्लोराइड 2 ppm से अधिक होता है, जिस कारण से दांतों में भूरे धब्बे दिखाई पड़ेगा, या फिर मॉटलिंग कहिए इसको। अब पेयजल में फ्लोराइड मिलाने का उद्देश्य क्या है? फ्लोराइड की सांद्रता 1 ppm से या 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बनाए रखना होता है। ओके, जल के लगातार अधिक उपयोग से हड्डियों के किस भाग में विशेष रूप से कमजोरी आती है? तो लगातार अगर फ्लोराइड लीजिएगा, उससे इफेक्ट होगा मयूरजी रीढ़ के जोड़ पर जोर पड़ता है। ओके, फ्लोराइड के लगातार अधिक उपयोग से हड्डियों के किस भाग में विशेष रूप से कमजोरी आती है? तो मयूरजी जो है रीढ़ के जोड़ में पड़ता है। ओके, मयूरजी रीढ़ के जोड़ में पड़ता है फ्लोराइड के अधिक उपयोग से। ओके, नेक्स्ट है, उच्च फ्लोराइड संग्रहण के कारण पैरों के मुड़ने की अवस्था को क्या कहा जाता है? नौकनी संलक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौकनी संलक्षण कहा जाता है। अत्यधिक उच्च फ्लोराइड वाला वाटर होता है तो पैरों के मुड़ने का कारण बनता है। ओके, अक्टूबर पीठ कब बनेगा? अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से शरीर विकृति उत्पन्न हो जाती है और मयूरजी रीढ़ के जोड़ पर दबाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए देखते हैं अगर जल्दी अगर पकड़ना है कि बीमारी पानी में है कि नहीं है, तो दांत आप अपना देखिए। दांत अगर आपका भूरापन दिख रहा है तो समझिए 2 ppm से ज़्यादा है फ्लोराइड, या कुबर उत्पन्न हो जाएगा, नहीं तो मयूरजी में दर्द आने लगेगा, या फिर कहिए जो पैर देखते हैं मुड़ा हुआ है उसके कारण होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिकेशन जिसे सुपोषण कहते हैं हिंदी में की स्थिति में जल निकायों में सामान्यतः कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल में घुली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, जल में घुली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। न्यूट्रोफिकेशन की स्थिति में जल निकायों में सामान्यतः कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। निश्चित हो जाएगा अगर गंदगी ज़्यादा घुला रहेगा न्यूट्रोफिकेशन की स्थिति में। तो पेयजल में आयरन यानी Fe की अधिकतम अनुमेय सांद्रता कितनी निर्धारित की गई है? 0.2 ppm। ओके, 0.2 ppm होना चाहिए आयरन की मात्रा। ओके, अधिकतम मात्रा वो भी है 0.2 ppm से अधिकतम नहीं होना चाहिए आयरन की मात्रा। ओके, फेरस का मात्रा, आयरन की मात्रा 0.2 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिफिकेशन किससे कहते हैं? जैव अजैव पदार्थ जो पानी मिला होता है ना, जिस कारण से पोषक पदार्थ बढ़ जाता है, गंदगी का पोषक पदार्थ बढ़ जाता है, इसे ही कहते हैं न्यूट्रिफिकेशन या सुपोषण हिंदी में। और पेयजल में 0.2 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, और 1 ppm फ्लोराइड पानी में मिलाया जाता है। क्यों? दांत वगैरह मजबूत करने के लिए। अगर 1 से ज़्यादा है तब दांत पीलापन दिखाई पड़ेगा। 0.05 ppm क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में लगभग कितने प्रतिशत ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश किया जा चुका है? डी 97% जो है। कितने प्रतिशत ट्रेनों में जैव शौचालय का समावेश, यानी कौन सा शौचालय, सिर्फ शौचालय नहीं बल्कि जैव शौचालय का समावेश किया जा चुका है? तो 97% है। ठीक है, जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों का विखंडन
किस प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है? तो अवायवीय जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अवायवीय जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों का विखंडन किस प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है? तो अवायवीय। निश्चित है, वायवीय थोड़ी होगा, अवायवीय ही होगा। उसको बंद करके रख दिया जाता है, जिस कारण से वो विखंडन अंदर अंदर होने लगता है, जैसे मीथेन बनने लगता है। ठीक है। अब वाटर। जैव शौचालय प्रणाली में उपचारित जल को कहाँ एकत्र किया जाता है? तो जैव कहाँ एकत्र कर सकते हैं? टैंक में जमा किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? टैंक में। जैव शौचालय प्रणाली में उपचारित जो जल है उसको एकत्र कहाँ किया जाता है? टैंकों में जमा किया जाता है। ओके। फिर है, जैव शौचालय प्रणाली में उत्पन्न गैस का क्या होता है? वह वाष्पीकृत होकर निकल जाती है। क्या होती है? वाष्पीकृत होकर के निकल जाती है। जैव शौचालय प्रणाली में उत्पन्न गैस का क्या होता है? तो वाष्पीकृत होकर निकल जाती है। ओके। जैव शौचालय प्रणाली में प्राप्त जल का उपचार किस विधि से किया जाता है? क्लोरीन की सहायता से किया जाता है। जल में एमपीएन मान का क्या अर्थ है? जल में एमपीएन का मान क्या अर्थ है? जल में जैविक मल जो होता है जनित प्रदूषण अधिक होता है। अगर एमपीएन जी का मान जो होता है, क्या अर्थ होता है? एमपीएन का मान जैविक मल जनित प्रदूषण अधिक होता है। ओके। जल में जैविक मल जनित प्रदूषण अधिक होता है। जैविक मल जनित प्रदूषक के कारण इकोलाई होता है। जल में रासायनिक प्रदूषण को बेहतर मापन किस सूचक के माध्यम से किया जाता है? सबसे बढ़िया सीओडी है बीओडी के तुलना में। ओके। बेहतर बोल दिया तो बेहतर सीओडी मारिएगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। जल में बीओडी का अधिक मान सामान्यतः किस स्थिति को दर्शाता है? ऑक्सीजन का डिमांड, मतलब अगर ज़्यादा है कम बेसी ये देखा जाता है। जल में जैविक प्रदूषण अधिक है। ओके। बीओडी अधिक मान का मतलब क्या? जल में जैविक प्रदूषण अधिक है। बीओडी अगर अधिक हो जाता है तो गंदगी अधिक है, यानी जैविक प्रदूषण अधिक है। ठीक है। जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कम मान किस स्थिति को दर्शाता है? जल में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान कम हो जाएगा, मतलब ये है जल में जैविक प्रदूषण की मात्रा अधिक है। जैव शौचालय तकनीकी का प्रयोग उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 67 का बी, मानव मल को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विखंडित करना। मानव मल को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विखंडित करना है जैव शौचालय का उद्देश्य है। ओके। न्यूट्रोफिकेशन के कारण मछली मरने लगती है। जैव शौचालय प्रणाली में उत्पन्न मीथेन गैस का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? यह ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। जी हाँ। जल में भारी धातुओं की अधिकता से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो किस प्रकार का उत्पन्न हो सकता है? हड्डियों एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हो जाएगा। जल में भारी धातु की अधिकता से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जा सकती है? हड्डियों एवं तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। ओके। भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो फ्लोरोसिस रोग का बढ़ जाता है। ठीक है। फ्लोराइड का मात्रा अगर अधिक हो जाएगा था। ओके। फ्लोरोसिस के से कौन सा होता है? बोन जो तंत्र होता है ना, वो इफेक्ट करता है। कोबर वगैरह निकल जाता है, पैर का मुड़ जाता है।
ठीक है, दांतों में पीलापन जो आता है वो भी सिर्फ कर सकते हैं। कोयला खदानों में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये न केवल वायु बल्कि हेल्थ पर भी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नदी के जल की गुणवत्ता पर पड़ेगा। ओके, नदी के जल की गुणवत्ता पर पड़ेगा। कोयला खदानों से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ेगा? मेन इफेक्ट किस पर ज़्यादा पड़ेगा? तो नदी के जल की गुणवत्ता पर पड़ेगा। ओके, नदी के जल है ना उसकी गुणवत्ता पर ज़्यादा पड़ेगा। औद्योगिक प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव किस प्रकार के जल स्रोतों पर पड़ता है? नदियों पर पड़ता ज़्यादा है और झीलों पर, नदियों और झीलों पर सर्वाधिक पड़ता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट जो होती है सर्वाधिक इफेक्ट पड़ती है नदियों और झीलों पर। ओके, तो इस प्रकार आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, कमेंट में बता दीजिए क्या सुधार करना है। और मेरे वीडियो से अगर लाभ हुआ हो तो ही सहयोग राशि भी दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। थैंक यू।